नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देसी लुक में, जिनको कहते हैं कि मूंछ वाले मर्द और साफे के साथ देश और दुनिया की अद्भुत यात्रा करने वाले श्री मोहन लाल जी भदाड़ा साहब, जो श्री वीर तेजाजी बालिका छात्रावास राजस्थान का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट 6 मंजिला बालिका छात्रावास जो जाट समाज को समर्पित है, उसके अध्यक्ष हैं। साथ ही आप गारमेंट एक्सपोर्ट के बड़े व्यवसायी हैं, जिन्होंने कई देशों की यात्राएं की है और उन यात्राओं का बहुत सारा अनुभव आपके बीच में है। गांव से निकलकर 7 समुद्र पार तक हम अपनी बुलंदियों का झंडा कैसे पहना सकते हैं, कितना दृढ़ संकल्प मन में हो, इसी बात को सार्थक करने वाली आज की चर्चा हमारी है श्री मोहन जी भदाड़ा से। सर बहुत बहुत नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन है। राम राम साहब। और हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है वो संघर्ष से भरी है, सफलताएं भी आई है, हैप्पीनेस भी आया है, तो किस तरीके की लाइफ रही है और कितना संतुष्ट और कितना अच्छा अनुभव कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं सभी जो दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सबको मैं राम राम करता हूँ। और साथ ही जो मेरे संघर्ष की कहानी है वो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जी स्वागत है। कि परिवार में बड़ा बेटा होना भी एक तरह की जिम्मेदारी होती है जी। तो मैं सबसे परिवार में बड़ा था और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं जाट के घर में पैदा हुआ और वो भी एक सच्चे किसान, छोटे किसान के घर में पैदा हुआ। उसी से जो संघर्ष की कहानी तो उसी टाइम से शुरुआत हो गई कि 2 टाइम की रोटी आराम से मिल जाती थी, बस इसके अलावा और सभी जो चीज़ें थी उनका अभाव था। उसके बाद में जब मेरे पिताजी अनपढ़ होते हुए भी हमें स्कूल भेजा, हमें पढ़ाया लिखाया। पढ़ा लिखाने के साथ में जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर के अंदर मुझे खेती करने का जिम्मेदारी दी गई, तो मैंने उसी वक्त क्लास छोड़ करके और खेती करने चला गया। मैं 5 साल तक लगातार मैंने खेती की। ये कौन सी क्लास के बाद का सीन है सर? 10वीं के बाद में 11वीं करने के बाद में हाँ। मैं सांबर से मैंने 11वीं करी। अच्छा। 15 किलोमीटर डेली साइकिल चला करके आना और जाना, वहाँ से 30 किलोमीटर रोजाना का सफ़र था। बिल्कुल। तो मैंने फर्स्ट ईयर करके कॉलेज में, सांबर कॉलेज में फर्स्ट ईयर करके उसके बाद में सेकेंड ईयर में हाँ। सेकेंड ईयर में पढ़ाई बीच में छोड़ करके मेरे को जिम्मेदारी थी कि भाई अब आपको खेती करनी है। अच्छा। तो मैंने खेती शुरू कर दी और मैंने खेती 5 साल लगातार खेती करी। गुड। और उसी वक्त हमारे वहाँ पे अकाल पड़ गया, पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं था। 5 साल हमारे उस साइड में अकाल था जहाँ हमारा गांव था। लेकिन हमने फुलेरा से उत्तर की साइड में जहाँ पर वाटर लेवल था ज़मीन में, उधर आ गए। वहाँ हमने किराए की ज़मीनें लेकर के सीर सांझे में हमने खेती करी। उसके बाद में जब मेरा छोटा भाई, उसने भी हायर सेकेंडरी कर ली, तो उसने ये कहा कि मैं भी खेती करूँगा। तो मैंने कहा खेती के अंदर जब पहले वाले थे, अगर इसमें इतना अच्छा होता तो हमारी स्थिति वैसे ही सुधर जाती। लेकिन उसने जिद करके भाई खेती मैं करूँगा। तो फिर मैंने उसी दिन ये कहा कि मुझे और कोई काम करना है। अचानक ही बीएसएफ की वैकेंसी निकली, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। और वो भी इसलिए कि वो भी एक देश की रक्षा के लिए, मतलब दिल में ये तो था ही ना भाई, देश के लिए काम करें, तो देश की रक्षा के लिए। तो वहाँ पर मैंने अप्लाई की और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होते ही हमें कमांडो की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही साथ पंजाब में जब आतंकवाद था, उग्रवाद था, उस वक्त हमें आईएएस ड्यूटी में वहाँ भेज दिया गया। और 3.5 साल आईएएस ड्यूटी करके जब पंजाब में इलेक्शन हो गए तो हमें बांग्लादेश बॉर्डर भेज दिया गया कि अब आप आराम करो, आपने अच्छा काम किया है। रोज़ाना हमारी 18 घंटे ड्यूटी रहती थी जी। तो वहाँ से ही मैंने ये सोचा कि अगर हम 4 भाई हैं, अभी भी संयुक्त परिवार में ही रहते हैं जी, कि हमें अपने भाइयों को और हमारे जो आस पड़ोस हैं उनको और भी समाज को भी
अगर कुछ दिखाना है तो हमें व्यापार करना चाहिए। और ये सीख मुझे पंजाब में राइस मिलों के मालिक थे, उनसे संपर्क से आया। उनके संपर्क से मुझे ये मालूम चला कि हर काम जीरो से शुरुआत होती है। नहीं तो मुझे तो यही था कि जैसे हमें हमारे बाप दादाओं से ज़मीन मिलती है इसलिए उनको भी हो सकता है भाई, उनके कोई पूछते नहीं। हाँ, पैसा होता होगा, हाँ, जिससे वो व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। लेकिन वहाँ पता चला कि हम जीरो से भी शुरू कर सकते हैं। हम जीरो से भी शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने कईयों ने, किसी ने 10 साल में उतना बड़ा फैक्ट्री खड़ी करी, किसी ने 20 साल में करी, किसी ने करी। तो उसी वक्त मैंने ये सोचा और मैंने वॉलंटियर रिजाइन से आते आपने बिजनेस शुरू किया? वॉलंटियर रिजाइन दे करके। अच्छा। और मैंने कपड़े का बिजनेस पुष्कर से शुरुआत करी। तो ये कौन से साल की बात है जब आप बिजनेस में आए? मैं 95 में, 1995 में आप आए? 1995 में। तो पहला इनिशिएटिव आपने कैसे लिया कपड़े का? कपड़े के समय पहचान करना, विदेशियों को बेचना या उसका प्रोडक्शन? ये मन में एक तो जिज्ञासा थी, दूसरी बात मुझे इतना ही मालूम था कि जो सप्लायर है वो और ख़रीदार है वो, अगर इन दोनों के बीच की बात को अगर अपन समझ जाएंगे तो व्यापार में आसान सा हो जाएगा। बिल्कुल। इधर तो जो सप्लाई देते हैं उनकी बात को समझ करके भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, और खरीदार को क्या चाहिए, खरीदार को क्या चाहिए। बिल्कुल। तो बिजनेस की तो एक छोटी सी की पाठशाला है। मतलब ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बस मेन की पॉइंट को पकड़ लो आप बस। तो मैंने वहाँ पर रेंट पर दुकान लेकर के बैठ गए। दुकान में एक मशीन रखी, सिलाई मशीन, और कोई भी सामान नहीं था। सप्लाई देने वाले आए, उन्होंने कहा कि बाज़ार में ये चलता है, तो हमने वो रख ली चीज़। और ख़रीदार आए कि हमें ऐसा बना करके दो इस कपड़े, तो हमने ऐसे खरीद ली, ऐसे। तो ये वहाँ से शुरुआत करते। मुझे एक जापानीज आया, तो उसने कहा कि आप एक्सपोर्ट करते हो क्या? मैंने पहली बार उसके नाम मुँह से एक्सपोर्ट वर्ड सुना। एक्सपोर्ट क्या होता है कि हम माल यहाँ नहीं बेच सकते हैं, हम माल विदेशों में बेच सकते हैं जी। तो उसी जिज्ञासा के कारण, क्योंकि जिज्ञासा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जी, उसी जिज्ञासा के कारण मैंने अपने व्यापार को और भी लोग बढ़ाए। और मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लिया। लाइसेंस लेकर के और डायरेक्ट, जैसे कोई भी ग्राहक विदेशी जो भी आए, क्योंकि पुष्कर में लगभग 40 देशों के ग्राहक आते हैं और 40 देशों के फॉरेनर वहाँ पर एज ए टूरिज्म के हिसाब से आते थे। बिल्कुल। पहले, लेकिन उनको सबको हमने मोटिवेशन किया और उनको ये कहा कि अगर आप ऐसा काम कर सकते हो तो आपके लिए और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो हमने धीरे धीरे वहाँ से शुरुआत करके आपने टूरिस्ट को भी बिजनेसमैन बना दिया। टूरिस्ट, यही तो बात थी कि हमें उनमें ये लगा कि हम जाकर के वहाँ नहीं बेच सकते हैं हमारे माल को, इनके माध्यम से बेच सकते हैं। माध्यम ये हो सकते हैं। बिल्कुल। और उन लोगों को भी, जो जितने भी आते थे, तो हमारा ये अनुभव था, जो भी लोग आते थे वो अपने जॉब को छोड़ करके आते थे और वापस जा करके, पता नहीं 6 महीने में जाएं या 12 महीने में जाएं, तो वापस जा करके वो अपना अलग से जॉब देखते थे वहाँ पर जी। और ज़्यादातर बेरोजगारी भत्ता लेने वाले यहाँ आते थे गजब, जो यात्रा करने के लिए। तो फिर हमने उनको ये कहा कि आपका भी लाइफ स्टैंडर्ड सुधरेगा और हमें भी धंधा मिलेगा, आप हमारी तरफ से ये सैंपल लेके जाओ और वहाँ पे आप बताओ। तो जैसे जैसे वो सैंपल लेके गए, वहाँ उनकी डिमांड बढ़ी और वो हर वर्ष 6 महीने तक यहाँ रह करके उनका जो ज्ञान था, उनकी जो स्टाइलें थी, वो हमें बताते गए और हम उनको बना करके देते गए। इस तरह से हम ग्रामीण परिवेश के लोगों को रोज़गार दे करके वहाँ पर भाई सिलाई के लिए ट्रेंड करके और पैकिंग के लिए, चेकिंग के लिए, क्योंकि वस्त्र उद्योग में खेती के बाद में सबसे ज़्यादा श्रम वस्त्र उद्योग में लगता है। श्रम की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो श्रम ग्रामीण आदमी ही में पोटेंशियल होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और हमें तो ये भी लगा ना कि कम से कम ग्रामीण शहरी का वो भेदभाव नहीं है, लेकिन गांव में इस तरह का अभाव है और वहाँ रोज़गार की ज़रूरत है, लोगों ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने वो वहाँ पे ये काम शुरू किया। फिर मुझे 99 में एक ने बताया कि आप इलेक्ट्रॉनिक मेल जानते हो क्या? मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक मेल मैंने तो पहली बार नाम सुना है कि ये आपका पोस्ट ऑफिस का डिब्बा होता है ना,
इसी तरह का कंप्यूटर के अंदर एक उसमें वो स्टोर होता है। तो अगर आप कोई भी डाक बेचते हो तो जैसे पोस्ट ऑफिस के डिब्बे में से अपन निकाल करके फिर ऐसे आप कंप्यूटर से निकाल सकते हो, तो ऐसे आप अपनी डाक हाथों हाथ कंप्यूटर से निकाल सकते हो। तो वहाँ पे नहीं था। मैंने 99 में जयपुर में सिंधी कैंप के पास मेवाड़ होटल में आके ईमेल अकाउंट खुलवाया। वहाँ से मैंने ईमेल का भी बिजनेस, ईमेल बिजनेस भी शुरू किया कि सैंपल यहाँ से डिजिटल कैमरा लेकर के डिजिटल से फ़ोटो खींच करके फिर उनको भेजना, भेज दो कि भाई आपको ये पसंद है क्या, आपको ये पसंद है क्या, और वहाँ से वापस। फिर मुझे सन 2001 में, क्योंकि जब हम माल यहाँ से बेचते थे जी, तो उसकी वापस आकर के हम कंप्लेंट पूछते, भाई हमारे माल में कोई कमी तो नहीं है, या हमारा माल कोई गुन्नीस तो नहीं है, या अच्छा लगा या नहीं लगा, इस बारे में हम बात फीडबैक लेते थे। तो ज़्यादातर हमें कंप्लेंट मिलती थी, नहीं कंप्लेंट मिलती थी। अच्छा, कि अमन आपका स्टैंडर्ड अभी तक एक्सपोर्ट क्वालिटी का स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? कि उसमें सिलाई मशीन में भी कई बार कोई तेल छोड़ देती थी, कोई धागा, छोटी छोटी मशीनें थी। तो उसी अनुभव लेने के लिए मैं सन 2001 में पहली बार मैं विदेश गए कि भाई वहाँ पे कैसे माल खरीद। पहले कौन सी देश की यात्रा हुई पहले बार आपकी? सबसे पहले फ्रांस की यात्रा किया। हाँ, और मैं तो गया 1 महीने के लिए था, लेकिन मैंने पहली बार 3 महीने की पूरी यात्रा, 90 दिन का वीज़ा था, तो मैंने पूरी यात्रा 4 देशों की यात्रा करके वापस आया। जितने भी हमारे जो यहाँ से लोग बाग लेके जाते थे उनको सबको वहाँ पे विज़िट किया और उनको देखा, समझा जी कि यहाँ की डिमांड क्या है और कैसे ये बेचते हैं, और ख़रीदार को कौन सी स्टाइल या कौन सी इसमें साफ़ सुथरी या फैशन में या कौन सा मार्केट टाइप का माल चाहिए जी। तो ये सीख करके और फिर वहाँ से आए। उसके बाद में हमने यहाँ पे जितने भी हमारे काम करने वाले थे उनको भी ट्रेंड किया। उसके बाद में फिर मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी का टॉप मोस्ट पुष्कर में सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी हमने शुरुआत की, और वो आज दिन तक कायम है। अच्छा, इसको लेके वस्त्र मंत्रालय के या आपके जो एसोसिएशन एक्सपोर्ट्स की टेक्सटाइल की रहती है, कोई सा एक्सेलेंसी अवार्ड या इस टाइप के आपके कुछ सेरेमनीज वगैरह भी होते हैं वस्त्र मंत्रालय के या वस्त्र उद्योग के? वस्त्र मंत्रालय के होते हैं, और वो उनके लिए जैसे AEPC है एक, तो जो केंद्र सरकार की, और एक एक्सपोर्ट प्रमोट काउंसिल है, वो दोनों इसमें देखते हैं और वो एग्जीबिशन भी लगाते हैं जी। तो एग्जीबिशन में हमें भी जब हमारी जब कैपेसिटी बढ़ाने की अगर हमारे पास गुंजाइश होती है तो हम एग्जीबिशन में जा कर के भी स्टैंड लगाते हैं, तो वहाँ से भी ऑर्डर प्राप्त करते हैं। तो उसमें भी आपका पूरा पार्टिसिपेशन। दूसरा, अभी आपने इस कपड़ा इंडस्ट्री में वर्तमान में आपके पास में कितना वर्क फोर्स है, मैन पावर्स वगैरह? अभी 450 आदमी काम करते हैं हमारे पास, और हम तकरीबन 25 देशों में लगभग एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, 25 देशों में आपका एक्सपोर्ट है। हाँ। 450 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। और एक्सपोर्ट भी ये है कि हमारी जहाँ तक है कि हम कॉटन 98% जी कॉटन बेस पे काम करते हैं। तो कॉटन जो भारत में उत्पादन होता है, और उसमें वो सबके लिए अच्छा होता है कि किसी के भी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होती। कहीं पर भी हमारी जो डाई होती है वो भी एजो फ्री डाई होती है, ताकि एलर्जी वगैरह डेवलप नहीं हो। एलर्जी वगैरह आ रही है कोई डेवलप नहीं हो, और कहीं ऐसा नुकसान नहीं हो, चाहे हमारी वो पोल्यूशन नहीं हो उनसे जी। तो विदाउट पोल्यूशन इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली भी है। अच्छा, आप जब इस स्थिति में रहे, भाइयों को भी साथ दिया और सारा सब कुछ वेल सेटअप है, उसके बाद में आपने एक्सपोर्ट से फिर सोशल वर्किंग में भी आप आए, सोशल सर्विस में, जो फुलेरा में वीर तेजाजी झार छात्रावास बना। लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि समाज की कोई संस्थान हो, और आपने एक ऐसा संस्थान खड़ा कर दिया जिसकी लोग कल्पना ही करते थे और उसको साकार कर दिया। तो वो स्टोरी किस तरीके से शुरू, बहुत कम समय में आपने उस प्रोजेक्ट को पूरा भी किया? जब हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो उसकी शुरुआत अच्छी होती है जी।
तो मैंने मेरे मन में हमेशा परमार्थ या लोगों की भलाई के काम करने की सोच रखी है। इसलिए ही मुझे 2009 में ऐसा लगा कि फुलेरा तहसील के अंदर जाट समाज के लोगों ने 40 साल से वो एक संगठन बना रखा था, और वो हमारे को पहले बार उन्होंने इनवाइट किया वहाँ पर। उस दिन हम कोई ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेशन कर रहे थे, तो हमने कहा कि आपने अगर याद किया तो हम ज़रूर आएंगे। जब हम वहाँ पहुँचे, सामाजिक बातें हुई, वहाँ जो माहौल था उससे ये लग रहा था कि भाई जाट समाज को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा में भी बालिका शिक्षा, उसको प्रमोट किया जाए। तो उसी दिन हमारे साथी और भी थे जी, उन्होंने हमने सबने विचार करके ये कहा कि हमें फुलेरा के अंदर एक बालिका छात्रावास का निर्माण करना चाहिए। जब आपने पहली बार ये निर्णय किया कि बालिका छात्रावास का निर्माण होना चाहिए, तो क्या आपको लगा कि ये 6 मंजिल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा? उस वक्त ये कहीं पर भी दूर दूर तक ये नहीं दिख रहा था कि 6 मंजिल बन जाएगा। हमें तो यही था कि भाई एक 5-7 कमरे का हॉस्टल बना देंगे, 5-7 कमरे का बना देंगे, और 5-7 कमरे में आराम से वो एक नाम हो जाएगा कि भाई जाट समाज का हॉस्टल है, और उसी के साथ में आगे देखेंगे जैसा होगा। लेकिन वहाँ पर जो लोग बाग थे फुलेरा तहसील के पूरे थे, और फुलेरा तहसील के अलावा भी और भी भामाशाह जी, समाज में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है जी। और समाज अगर ठान ले, और ठान क्या, हमारा समाज जो जाट समाज है इसमें तो उत्पत्ति होना ही गर्व की बात है जी। तो ये अगर कोई ठान ले तो इसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जैसे मैं इतना कम पढ़ा लिखा होने के बाद में भी मैंने मैं एक्सपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, और मैंने एक्सपोर्ट में जितने भी जो वहाँ पर एग्जीबिशन थे पेरिस में, टोक्यो में, वो भी हमने अटेंड किया है, और क्वालिटी के लिए हमने चैलेंज किया है। इसी तरह ही इसमें भी हमने ये ठाना कि अगर आप 40 साल से कोई नहीं, 40 साल से वो भी हमारे अच्छे बुजुर्ग थे जिन्होंने एक संगठन को कायम तो रखा जी, लेकिन हमने कहा कि आपका संगठन ही इसको मूर्त रूप देगा जी। और हमने आसपास के जितने भी जो समाज के लोग थे उन सबको ये बात बताई, तो सबने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। और एक ज़रूर है, इसमें सब लोगों ने मेरे पे बहुत भरोसा किया। इस भरोसे के कारण ही इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आप बना पाए। अच्छा, उसमें तत्कालीन समय के जो एसडीएम थे अरविंद कुमार सेंगवा जी, उनका भी एक बड़ा लीड रोल इसमें माना जाता है, तो किस तरीके की भूमिका उनकी रही है और उनका एक बड़ा सपोर्ट लोग चर्चा करते हैं? एसडीएम सेंगवा जी हमारे इस क्षेत्र में 3.5 साल के लंबे कार्यकाल तक रहे जी, और जब हमने सबने मिल कर के ये बात कही तो वो ड्यूटी टाइम अपनी ड्यूटी करते थे। ड्यूटी के बाद में हमारे साथ हर गांव ढाणी जा कर के और लोगों को ये बताते थे। वो मोटिवेट उन्होंने भी किया और उन्होंने भी ये कहा कि मैं छात्रावास का पढ़ा लिखा हूँ और हमारे क्षेत्र के अंदर छात्रावास होने के कारण ही हमारा क्षेत्र पढ़ाई के अंदर आगे आया है जी। तो अगर समाज का आप भला चाहते हो और समाज को अच्छा देखना चाहते हो और समाज में हर व्यक्ति एक आराम से अपने जीवन यापन करे और आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा मैसेज दे, उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। इस शिक्षा में आप सब योगदान करो। तो उन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे साथ में और बहुत बड़ा योगदान किया। हम तो हमेशा ही उनको याद रखेंगे जी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अब वो 6 मंजिला बन गया, लेकिन वो कहीं 6 वर्ष से भी ज़्यादा से उद्घाटन और लोकार्पण का इंतज़ार कर रहा है जी। तो उसके लिए कोई प्लानिंग आपने तैयार की? अब उसके लिए तो हम यही है कि 2 साल तो कोरोना काल, वैसे तो कुछ उसमें कमियां थी जी, तो वो 2 साल पहले ही पूरी हुई थी जी। जैसे मान लो उसमें मैस बनना था, हाँ। एक अलग से मैस बनाया तो वो भी एक बहुत ज़रूरत थी जी। एक वहाँ पर जैसे सुविधाएं हैं तो सुविधाओं को भी अच्छी तरह से सुचारू रूप से चालू करने के लिए तो छोटी मोटी कमियां 2 वर्ष पहले ही पूरी हुई। लेकिन इस कोरोना काल में हॉस्टल जितने पहले बने हुए थे वो भी खाली थे
लोग बाग आ जा नहीं रहे थे। अब हमें ये लगा कि इसका बहुत ही जल्दी से जल्दी इसका लोकार्पण करवाया जाए और समाज के सभी जो सिरस्त लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो हमारे राजनेता हैं, जो मंजे हुए समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, उन सबको बुला करके इस लोकार्पण के लिए हम जल्दी से, जैसे आज हम आपके पास आए हैं, आपसे वार्तालाप करिए। अब हमारी कमेटी है, उनसे हम वार्तालाप करके और हम बहुत ही जल्दी इसका लोकार्पण करवाने की कोशिश करेंगे और सफल होगी, हमें उम्मीद है। एक दूसरा सर, आपका व्यापारिक, सामाजिक और अगला पार्ट आता आपका सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक यात्रा। आप अच्छे सफल बिजनेसमैन रहे, अच्छे सफल सामाजिक संस्थान के मुखिया रहे। आपने ग्राम पंचायत से अपनी सार्वजनिक जीवन, जो राजनीतिक जीवन जिसको कह सकते हैं, वो शुरू किया। और मुझे ध्यान में है कि एक बार आपने दीपावली से एक दिन पहले एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ गांव को जो रोड लाइट्स का दिया था, धनतेरस के दिन शायद, और उसके प्रोजेक्ट्स के पैसे तो बहुत बाद में, लेकिन आपने एडवांस इनिशिएटिव उसका लिया था। तो ग्राम पंचायत सरपंच का कार्यकाल किस रूप में रहा और किस रूप में आप उस राजनीति में आए? मैं राजनीति में आना तो नहीं चाहता था जी, लेकिन आसपास में और ग्रामीण एरिया में जी मैंने भ्रष्टाचार को देखा है, और भी कई जो विकास की बातें थी वो ठप थी जी। और लोगों ने मुझे ये कहा कि आप अगर इस क्षेत्र में आओ तो हमें उम्मीद है। तो 2010 में लोगों ने मुझे सरपंच बनाया। मैंने सरपंच बनते ही सबसे पहले तो मेरी पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाई जी। मेरी पंचायत में 10 रुपये में जमाबंदी मिलती थी। ग्राम पंचायत क्या है आपकी? श्री रामपुरा। श्री रामपुरा। 10 रुपये में जमाबंदी मिलती थी और आज भी 10 रुपये में मिलती है जी, अगर पटवारी से कोई भी जमाबंदी लेता था। और जितने भी जो सरकार की जो योजनाएं थी उनका घर बैठे उन लोगों को फ़ायदा मिलता था। और मैंने सार्वजनिक टेलीफोन नंबर दे रखे थे मेरे, भाई कोई भी रिश्वत की मांग करता है तो मुझे आप मिस कॉल करो, कॉल में अगर पैसा लगता है तो मुझे मिस कॉल करो जी, आपका काम उसी वक्त होगा और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। ठीक बात। और मैंने सभी जो मुलाजिम थे हमारे, उनको सबको सरपंच बनते ही इकट्ठा करके उनको ये कहा कि अगर आपको सेवा के लिए और सर्विस के लिए अगर रहना है तो श्री रामपुरा ग्राम पंचायत में आपका स्वागत है। और अगर आप आदत से अगर कुछ देखना चाहते हो या करना चाहते हो तो फिर यहाँ से आप कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र करवा लें, ये नहीं चलेगा। तो वहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे हमारे पंचायत के क्षेत्र के अलावा भी कहीं का डिपार्टमेंट है, सबने कोऑपरेट किया, सबने कोऑपरेट भी किया और किसी ने रिश्वत नहीं ली। रिश्वत मुक्त पंचायत एक, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत दूसरी, बिना झगड़े की पंचायत, यानी 5 साल में एक भी FIR, 6 गांव में एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। बहुत बड़ा बात है। होते थे झगड़े लेकिन शुरू में 6 महीने पंचायती फैसले में समझा दिया 6 महीने, लेकिन हमने 6 महीने प्रयास करके परिश्रम करके जिनके भी होते थे उनको बैठा करके और उनको जैसे कोई न्यायप्रिय बात करके, मतलब बिल्कुल न्याय की बात, किसी का पक्षपात नहीं करके न्यायप्रिय करके, तो एक हमने एक अचीवमेंट ये कहा। एक तीसरा विकास की बात थी, तो विकास में जैसे अभी पर्यावरण के मामले में भी था, तो मैंने 800 बढ़ के पेड़ लगाए थे गांव में, हमारे पंचायत एरिया में। तो उनका आज भी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, हमारे जानवरों को फ़ायदा मिल रहा है। ऑक्सीजन की हमारे इस कोरोना काल में कोई दिक्कत नहीं आई। और आगे जैसे आप बता रहे हो रोड लाइटों का, हमारे गांव के अंदर पहले कभी भी रोडें नहीं बनी गांव बसने के बाद में, लेकिन मैंने सड़कें, रोड लाइट, शमशानों की 4 दीवारी और पूरी ग्राम पंचायत में मोदी जी का अभियान तो चला मई 2014 में शौचालयों के लिए, और मैंने 2014 जनवरी के अंदर 1600 शौचालय 1.5 महीने में बना दिए थे। तो सबसे पहले ODF पंचायत में आपने बनाई? ODF पंचायत में बनाई जी।
और इसमें मैंने यही देखा है कि लोगों को जो हमने सेवा करी, उस सेवा से उनको एक रास्ता मिला और उनको ऐसा महसूस हुआ पहली बार जी कि ऐसे भी सेवा हो सकती है क्या। और जैसे सेवा करने के बाद में जो आशीर्वाद मिलता है, जो अंतरात्मा से आशीर्वाद मिलता है, वही एक ऊर्जा होती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए। और एक बात ज़रूर है, राजनीति इसलिए बहुत बड़ा क्षेत्र है कि उसमें आप कलम, जब पावर मिलता है, पूरी पब्लिक का पावर मिलता है, तो आप बहुत अच्छे से अच्छा काम और अच्छे से अच्छा आप रास्ता तैयार कर सकते हो। दूसरा सर, सरपंच के बाद में आपने पंचायत समिति में भी भागीदारी निभाई, सही पंचायत समिति मेंबर भी आप बने। जी जी। तो ग्राम पंचायत के बाद में आप पंचायत समिति में गए तो एक बड़ा कार्यक्षेत्र आपको देखने को मिला, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ग्राम पंचायत के बाद में जब मैं पंचायत समिति में गया तो जैसे ग्राम पंचायत के हमने जो काम करवाए, उनको जितने भी जो ग्राम पंचायत के और आते थे पंचायत समिति स्तर पे भी, जी भाई इस तरह के आप काम करोगे तो आप हमारी ये पूरी जितना भी जो ब्लॉक है हमारा, उसमें एक अच्छा संदेश आएगा। लेकिन जो हमने काम किए उनका प्रतिफल हमें ये मिला, वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन डिपार्टमेंट में स्मार्ट विलेज में हमारी 3 पंचायत जयपुर ज़िले में पहला क्लस्टर था, श्री रामपुरा, नरेना और चैनपुरा, वो चयनित, उनको स्मार्ट विलेज में चयनित किया गया। और स्मार्ट विलेज में हमने उनके जो अच्छे अच्छे शहरों में जो सुख सुविधाएं होती है, उन सब के प्लान बना करके हमने वहाँ भिजवाए कि स्मार्ट विलेज में हर तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये काम किया। और पंचायत समिति में भी पानी का ज़्यादातर वहाँ जैसे पानी का है, सड़कों का है, जो भी जनहित के मुद्दे हैं, बीसलपुर की जो योजनाएं थी उनको भी हमने अच्छे ढंग से भाई सभी सहयोग करके अगर आप ये करोगे क्रियान्वित करवाया। अच्छा, उसके बाद में आपने शायद एमएलए का भी महत्वाकांक्षा एक ख्वाब देखा, लेकिन वहाँ जाके आपके समीकरण नहीं बैठ पाए, उसको लेके आपके हितैषी भी डिमोलाइज हुए, आपने भी प्रयास किया, लेकिन क्या वहाँ की अवसर या समीकरण ऐसे एमएलएज के लिए नहीं बैठ पाई? देखो ऐसा है कि हमारे आपने स्टेप तो पायदान चुना, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और एमएलए। हमने एक है कि प्रयास करना चाहिए, और एमएलए का प्रयास हमने अभी छोड़ा नहीं है जी, प्रयास जारी है। और मौका लगा तो विधायक तो बनोगे? बिल्कुल, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है। शुभकामनाएं। सब लोगों का साथ भी है और आशीर्वाद भी है जी। लेकिन अब वो बने किस रूप में? जी जी, यानी कि समीकरण क्या कहते हैं हम, जैसे पार्टी का भी बात आती है, इसमें कई फैक्टर काम करते हैं, जाति भी काम करती है, पार्टी भी काम करती है, और इसके साथ साथ जैसे हमारे कार्यकलाप हैं, हो सकता है कार्यकर्ता हमारे से भी जो अच्छे काम किए उनको वहाँ मौका मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं इस बात की तो कि हम अपने कार्य से और लोगों के आशीर्वाद से एमएलए ज़रूर बनेंगे एक दिन। वेरी गुड, हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ। और बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे मोहन जी भदाड़ा, जिनको लगातार आगे सार्वजनिक जीवन में सफलता की बधाई हो, और साथ ही साथ है जो इन्होंने देश की सेवा में, व्यापारिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में, पंचायती राज में, और अब आगे विधायक बनने के संकल्प का जो निश्चय कर रखा है, उसके लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। और जीवन में बहुत सारा कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।